लोथल। ठीक है, सामान्य परिचय लिखें। जैसे सामान्य परिचय में सबसे पहले स्थिति कहाँ पे है, पहला टॉपिक था तो सिंधु सभ्यता का जो गुजरात में लोथल नगर है वह कौन से स्थान पे है, तो वही सौराष्ट्र प्रांत, खंबात की खाड़ी, लिखते जाएं, खंबात की खाड़ी, काठियावाड़ गुजरात में, काठियावाड़ गुजरात। ठीक है, अर्थात रंगपुर जहाँ है उसी के पास में ये पूरा स्थल है। तो ये है भोगवा नदी। ठीक है, रटने का टॉपिक है। 1955 ऑप्शन में ना हो तो 1954 कर देना। अधिकतर है तो 1955 है, तो 1955 में एस रंगनाथ राव और खुदाई 1957 में इसी व्यक्ति ने एस रंगनाथ राव। जब हमारे इस इतिहासकार ने एस रंगनाथ राव ने और इसकी खुदाई प्रारंभ की तो ये भी अन्य नगरों की तरह आयताकार था। यहाँ से भी यह नगरी दो भागों में विभाजित मिली। आप जानते अभी मैंने बताया था प्राय सभी में है। पूर्वी दिशा में पूर्वी टीला जिसे निचला नगर कहा गया, और निचले नगर की मैंने आपको विशेषता बताई थी। यहाँ अधिक संख्या में मकान थे, इसलिए इसे आम बस्ती कहा गया। पहले टीले के चारों ओर एक रक्षा प्राचीर हुआ करती थी, जिसे इतिहासकारों ने परकोटा कहा। यहाँ पे दो या दो से अधिक संख्या में नाम मात्र 4-5 मकान मिला करते थे, और इसे इस टीले को दुर्ग टीला कहा। यहाँ पे सैनिक वर्ग रहा करता था, अर्थात पुरोहित वर्ग। ये भी अन्य सामान्य ये औसतन संरचना थी, नगर नियोजन व्यवस्था थी जो ग्रिड पद्धति या जाल पद्धति पर आधारित थी। उस नगर जैसे मकान मिलने के कारण इसे लघु हड़प्पा कहा गया। ऐसे ही इसके मकान इन दोनों नगरों जैसे थे, इसलिए इसे लघु मोहन जोदड़ो कहा गया। तो लघु हड़प्पा, लघु मोहन जोदड़ो किसे कहते हैं, तो लोथल। क्या है, हमने पूछा मृतकों का टीला, प्रेतों का शहर, भूतों का टीला, प्रेतों का टीला, मृतकों का टीला। तो आंसर क्या है इसका, वेरी गुड, मोहन जोदड़ो। कौन सी भाषा में है, सिंधी भाषा में। ऐसी बिल्कुल ऐसा एक प्रश्न है और इसे कहेंगे मृतकों का शहर। क्यों कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था मृतकों का टीला क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसी यहाँ खुदाई हुई थी ऐसा ही नगर था। जैसी इस मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी तो ऊपर ही ऊपर कुल कंकाल मिले थे। कितने, 21 कंकाल मिले थे। कोई भी कब्रिस्तान के साथ नहीं मिले। कब्रिस्तान का मतलब है गड्ढे में, ये ऊपर ऊपर से मिले। नीचे कब्रिस्तान जो भी टीला था उसके दक्षिण में हुआ करता था कब्रिस्तान। कोई गड्ढे में कोई सब नहीं मिला, लेकिन गड्ढों में सब कहाँ से मिला, लोथल से। तो मृतकों का शहर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ में जब साक्ष्य हम पढ़ेंगे अब खुदाई में, तो टीले के दक्षिण भाग में जो टीला था, दो हिस्सों में जो नगरी बसी हुई थी, उसके दक्षिण भाग में
20 कब्र मिली थी। 20 कब्र, सब नहीं, 20 कब्र। कब्र का मतलब एक कब्र, फिर 2 कब्र, फिर 3 कब्र, फिर 4 कब्र। जैसे में मुसलमान भाइयों की कब्रें होती हैं तो मज़ारें होती हैं, ऐसे। तो 20 कब्र मिली और इन कब्रों को युगमित सवादान भी कहा जाता है। युगमित का मतलब जोड़ा, सब। अब इसका मतलब है कि जैसे एक कब्र में युगमित सवादान, एक कब्र में 2 शव, पहला शव दूसरा शव, जैसे एक इसमें शव। अब इस 20 कब्रों में से 3 कब्र ऐसी थीं, 20 में से 3 कब्र ऐसी थीं जिनमें एक पुरुष और एक महिला थी। अर्थात युगमित का मतलब जोड़ा। 20 कब्र मिली जिनमें से 3 कब्र ऐसी मिली थी, 3 गड्ढा ऐसे मिले थे जिनमें एक पुरुष एक महिला साथ साथ दफनाए गए थे। अब आप मान लो, इसका मतलब इतिहासकार क्या लगाते हैं? अब इतिहासकार ने लगाया कि भाई प्राचीन काल में बहुत ज़्यादा एक सती प्रथा प्रसिद्ध थी, तो क्यों ना ये सती प्रथा के प्रमाण। इस प्रकार सती प्रथा के साक्ष्य हो गए। तो सती प्रथा के प्रमाण कहाँ से मिले? तो सती प्रथा के प्रमाण ध्यान रखना, जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए सती प्रथा के प्रमाण कहाँ से मिले, यदि ऑप्शन में आपके 2 शहर दे रखे हों, एक तो कालीबंगा भी दे रखा हो और एक लोथल भी दे रखा हो, तो आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि दोनों जगह से सती प्रथा के प्रमाण मिले हैं। जबकि सती प्रथा के यदि प्रमाण में दोनों नगर आ जाए तो आपको आंसर कालीबंगा करना है। हाँ, यदि कालीबंगा ऑप्शन में ना हो तब आपको लोथल करना है। यदि दोनों शहर आ गए सती प्रथा के प्रमाण तो आपको कालीबंगा करना है। और यदि युग्मित सवादन पूछें या 3 युगल सवादन पूछें, वही 3 कब्र, या युग्मित सवादन पूछे या 3 युगल या युग्मित सवादन पूछे, तो अब ऐसी स्थिति में यदि दोनों शहर आ जाते हैं, कालीबंगा लोथल आ जाता है, अब आपको आंसर लोथल करना है। ठीक है। और यदि ऑप्शन में लोथल नहीं है फिर आपको कालीबंगा कर सकते हो। यदि दोनों शहर आ जाते हैं तो आपको आंसर लोथल होगा। जब 3 युगल समाधान युग्मित समाधान पूछे तो, यदि सती प्रथा पूछे तो आपको कालीबंगा करना है। ये विशेष करके आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार ये पहला साक्ष्य हुआ। तो पूर्वी टीले के प्रवेश द्वार, यहाँ पर जो पूर्वी टीला है जिसे निचला नगर कहते हैं, यहाँ से अरब सागर की ओर खम्मात की खाड़ी में, जो खम्मात खाड़ी अरब सागर की ओर खुलती है, वहाँ पे उसने एक इमारत देखी। और वह इमारत जो तीसरा प्रसिद्ध महत्वपूर्ण साक्ष्य माना गया, जिसे हम कह सकते हैं बंदरगाह। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बंदरगाह के प्रमाण कहाँ से मिले। तो बंदरगाह के प्रमाण आपको ध्यान रखना कहाँ से मिले, लोथल। तो बंदरगाह को एक नाम देते हैं, बंदरगाह को गोदीवाड़ा भी कहा जाता है। प्रीवियड में आ चुका है कि गोदीवाड़ा के प्रमाण, यदि गोदीवाड़ा ना हो तो डाक यार्ड। तो ये बंदरगाह के प्राचीन नाम है गोदीवाड़ा, डाक यार्ड, या इसे हम पत्तन या पोताश्रय, पत्तन या पोताश्रय। तो बंदरगाह को गोदीवाड़ा भी कहा जाता है, बंदरगाह को डाक यार्ड भी कहा जाता है, बंदरगाह को पत्तन नगर भी कहा जाता है और पोताश्रय भी कहते हैं। इस प्रकार इसका एक उपनाम हो जाता है। जैसे हम तीसरा उपनाम लिखें, पत्तन नगरी। सिंधु सभ्यता की पत्तन नगरी किसे कहते हैं? तो सिंधु सभ्यता की पत्तन नगरी लोथल कहते हैं, और सिंधु सभ्यता का चौथा महत्वपूर्ण नगर भी लोथल कहते हैं, और जिसका अर्थ क्या होता है, मृतकों का शहर। ठीक है। अलग तरह की मोहर मिली और उस मोहर पर कहते हैं जो मोहर का जो आकार था वह बटनाकार था।
बटनाकार मोहर, बटन की आकार की मोहर। जबकि सिंधु सभ्यता की जो मोहरें थीं वो वर्गाकार थीं, चौकोर थीं, ठीक है, जिनके चारों भाग बराबर थे, 2.8 सेंटीमीटर थे, जिन पे सर्वाधिक पशु का अंकन मिलता था और शैल खड़ी से बनाई जाती थी। और सिंधु सभ्यता की कला संस्कृति या सर्वाधिक जानकारी मोहरों से मिली है। लेकिन यहाँ से भी मोहर मिली, लेकिन विदेशी मोहर मिली। 3 लघु मृण मूर्तियाँ आ जाए तो हाथी दांत का पैमाना, तो हाथी दांत का पैमाना स्केल, स्केल जो होता है, तो यहाँ से स्केल मिला, लेकिन किसका मिला? हाथी दांत का। सेब का स्केल मोहनजोदड़ो से मिला है, जबकि हाथी दांत का स्केल या पैमाना कहाँ से मिला है? लोहा। इससे ये साक्ष्य मिला वह है, जैसे मैंने अभी बताया, चावल का प्रथम साक्ष्य। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया चावल के बारे में। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है ये। चावल का सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिला? लोथल से मिला। एक और है, सर्वाधिक बतख का अंकन, अर्थात मिट्टी के बर्तनों पे मृण बर्तन कहते हैं, मृण वर्तमान कहते हैं। तो मिट्टी का जो बर्तन होता है उन पे सर्वाधिक जो चित्र मिलता है वो किसका मिला? ये क्वेश्चन अलग से विशेषताओं में भी आता है कि सिंधु सभ्यता के बर्तनों पर या मृण बांधों पर सर्वाधिक किसका अंकन मिलता है? सर्वाधिक बतख का। और सर्वाधिक मोहरों पे किसका अंकन मिलता है? पशु का मिलता है। वह है, ठीक है, सर्वाधिक एक श्रृंगी या कुंवरविहीन पशु माना जाता है। लेकिन यहाँ यदि पूछे सर्वाधिक चित्र किसका मिला? सर्वाधिक बतख का मिला। इसलिए ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता का पूज्य पक्षी कहते हैं इसको। आ जाए, सिंधु सभ्यता का पूज्य पक्षी कौन सा है? ठीक है, जैसे भारत का पूज्य पक्षी मोर को कहते हैं, राष्ट्रीय पक्षी कहते हैं, ऐसे सिंधु का राज्य पक्षी था। तो सिंधु सभ्यता का राज्य पक्षी कह सकते हैं या पूज्य पक्षी कह सकते हैं किसको? बतख को। ठीक है, तो बतख का सर्वाधिक अंकन भी लोथल से मिला है। आगे मैंने आपको बता दिया, यहाँ से अग्निकुंड के भी प्रमाण मिले हैं। लेकिन यदि अग्निकुंड के प्रमाण पूछे हैं तो आपको सबसे पहले ऑप्शन में कालीबंगा ढूंढना है। यदि कालीबंगा ना हो तो आपको लोथल करना है। यदि आपको दोनों नगर दे दिए जाए तो आपको कालीबंगा ही करना है। इस प्रकार यहाँ से ये प्रसिद्ध साक्ष्य मिले। अब एकमात्र नगर में से यहाँ से 2 महत्वपूर्ण ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो सिंधु सभ्यता किसी नगर से नहीं मिले। जैसे नंबर 1, पहला जो साक्ष्य मिला है, यहाँ से पत्थर के 2 पाट, और पाट किसके? आटा चक्की के, अर्थात आटा चक्की कहीं से नहीं मिली। तो प्राचीन काल की आटा चक्की जो 2 पाट पत्थरों के बने हुए हैं, जिन्हें हम सिल कह सकते हैं, तो पत्थर के 2 पाट जो आटा चक्की के प्रमाण माने जाते हैं, तो आटा चक्की का प्रमाण कहाँ से मिला? लोथल से मिला। मैं आपको बता दूं, यहाँ की आटा चक्की कैसी थी। एक पत्थर बिल्कुल सपाट वाला मिला है, जैसे ये सपाट बनती है, और उस पर एक गोल भारी एक पत्थर मिला है रोलर के टाइप में। तो यहाँ शायद अनाज रख लिया जाता होगा, और इस रोलर को काफ़ी भारी था, इस रोलर को चलाया ऊपर नीचे चलाया जाता था सपाट के, जैसे ये सपाट है पूरा, और इस प्रकार यहाँ आटा पीसा जाता होगा। इस प्रकार आटा चक्की के प्रमाण एकमात्र ऐसा पुरास्थल कहाँ से मिला है? लोथल से, एकमात्र। मृण का मतलब होता है मिट्टी, मर्तवान का मतलब होता है एक ऐसा बर्तन जो लंबी गर्दन युक्त वाला है, जिसे सामान्य भाषा में पॉट कह सकते हैं। तो यहाँ से एक पॉट मिला है, एक पॉट मिला है, जिसे हम मृण मर्तवान कह सकते हैं। अब बिल्कुल ऐसा पॉट मिला है, इसके इस हिस्से पे, लंबी गर्दन वाले हिस्से पे एक टहनी किसी पेड़ की बनी हुई है।
इस टहनी पर एक पक्षी बैठा हुआ है जिसे इतिहासकारों ने चिड़िया कहा है। इस चिड़िया की चोंच में एक मछली का टुकड़ा अर्थात मछली है इसकी चोंच में, और यहाँ चौड़े वाले हिस्से पर निचले स्तर पर एक चालाक लोमड़ी का अंकन है जो बैठी हुई है और गर्दन ऊपर कर रही है, अर्थात कौवा और चालाक लोमड़ी। किसकी कहानी है? इसे कह सकते हैं हम पंचतंत्र की कहानी। तो क्वेश्चन आ जाए, पंचतंत्र की कहानी के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो पंचतंत्र की कहानी के साक्ष्य लोथल, एकमात्र ऐसा स्थान यहाँ से पंचतंत्र की कहानी के साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य पंचतंत्र की कहानी का रचयिता है विष्णु शर्मा। तो ये आपका लोथल शहर हुआ, प्रायस्थल हुआ सिंधु सभ्यता का एक चौथा महत्वपूर्ण नगर हमने पढ़ा। तो आप ध्यान रखना लोथल का अर्थ क्या होता? मृतकों का शहर, जबकि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता मृतकों का टीला, प्रेतों का टीला या भूतों का टीला, लेकिन यहाँ मृतकों का शहर है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। इस प्रकार हमारा सिंधु सभ्यता का ये नगर हो गया। एक और आपको तो बंदरगाह को सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कहा गया है। जब सिंधु सभ्यता के लोग ढिलमुल और मगन बंदरगाह के माध्यम से मेसोपोटामिया, जिसे वर्तमान इराक कह सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ से वस्तु का आदान प्रदान हुआ करता था। सिंधु होते होंगे वो यहाँ आते होंगे शहर में, यहाँ पे बंदरगाह में पानी के जहाज़ों में बैठ करके, और मेसोपोटामिया जिसे इराक कह सकते हैं वर्तमान में, पार्सियन भी कह सकते हैं, वहाँ इस बंदरगाह के माध्यम से वहाँ अपना सामान वस्तु बेचने जाते होंगे। वहाँ के व्यक्ति जब यहाँ आते होंगे तो लोथल उतरते होंगे, इसलिए इसे बंदरगाह कहा गया। पानी के जहाज यहाँ आने जाने का, वस्तु विनिमय का, जिसे कह सकते हैं आयात और निर्यात का साधन कह सकते हैं। तो इस प्रकार बंदरगाह को सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कहते हैं। तो ये आपका दूसरा नगर हुआ लोथल।